हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग के एक नए लेक्चर में स्वागत है। आई होप आप लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा और उसको अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है यूनिट 4 के कुछ आगे के टॉपिक कवर करेंगे और आज हम लोग जो है यूनिट 4 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने यूनिट 4 में व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेप्स यूज्ड इन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट्स पे कवर कर लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कवर करेंगे हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिगर नोटेशन। ओके, एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग जो है अपने से एग्जांपल करते रहिएगा। बाकी जो जिसको किसी को भी लगता है कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि हमने समझते हैं कि एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होगा कि कोर्स शुरू होने से ठीक पहले मैंने एल्गोरिथम का एक ओवरव्यू दिया था डिटेल में कि एल्गोरिथम होती क्या है, एल्गोरिथम के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो उसी को हम लोग एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं उसका, और आगे का जो है उसके बारे में और सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम समझते हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। उसकी कुछ खास बातें होती हैं, जैसा कि पहली खास बात क्या थी कि मतलब आपका जो है एक फाइनाइट इनपुट लेना चाहिए। एल्गोरिथम जो है कुछ आपका इनपुट लेगा, ठीक है, एक सर्टेन आउटपुट देगा। अगर आपका एल्गोरिथम जो है कोई इनपुट ले रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वो एक एल्गोरिथम नहीं मानी जाती है। ओके, तो इस तरीके से कई सारी हमने खासियत पढ़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ फिर से हम समझ लेते हैं एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब क्या हुआ, आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, विद दोज रूल्स हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, एंड और वी कैन से डायरेक्टली दैट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। किसी भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, अपने रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ आप जोड़ के इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है। मीन्स जो है, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, किसी भी स्टूडेंट को एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले उसकी प्लानिंग फेज में क्या करेगा, मटेरियल लाएगा। मटेरियल लाने के बाद में उसको क्या कहते हैं, लेबर्स के थ्रू जो है उसके अंदर में हम आगे फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। फिर बाद में उसमें कारपेंटर और पेंटर, XYZ जो भी एक कंपोनेंट यूज होंगे सारे जो है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगे। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ में ही आप यूज कर पाओगे। आपका एक काम कंप्लीट होगा, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन आफ्टर दैट यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन। उस तरीके से ही हमारा जो है सिस्टम भी काम करता है, उस तरीके से ही सिमिलरली हमारी एल्गोरिथम भी काम करती है। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके कुछ रूल्स बनाते हैं, उस रूल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दीज स्टेप्स इज नोन एन एल्गोरिथम। तो कलेक्शन ऑफ दीज स्टेप्स इज नोन एन एल्गोरिथम। हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको बता देता हूँ। जैसे इनपुट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप जो है अपने एल्गोरिथम के अंदर में कुछ इनपुट करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। सेकेंड इज आउटपुट स्पेसिफाइड, मीन्स आपको एल्गोरिथम कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। अगर आउटपुट नहीं देती है तो इसका मतलब वो प्रॉपर एक वैलिड एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। डेफिनेटनेस मीन्स क्या है कि वो जो है आपकी एल्गोरिथम एक डिफाइंड जो है सेट को फॉलो करती है और एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती है। अगर वो टाइम जो है ऐसा नहीं है कि आपने एल्गोरिथम बना दी और वो कंटिन्यूस चले जाएगी, उसका कोई एंड नहीं होगा, ठीक है। और उसमें क्या है, हम कभी भी मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एल्गोरिथम बना दिए और उसमें हम फर्दर इनहेंस नहीं कर सकते, फर्दर मॉड्यूल ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस बेसिकली वही बात करता है कि इफेक्टिवनेस हमारा क्या बात करता है कि जो है आपका जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव के साथ साथ में जो है आप उसमें कल को कुछ नया मॉड्यूल्स भी ऐड कर सकें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। फिफ्थ नंबर इज फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन्स स्टार्ट हुआ है तो एक सर्टेन टाइम के बाद एंड होगा विद
सर्टेन आउटपुट। वो आपकी एल्गोरिथम कुछ इनपुट लेगी, उस इनपुट को लेने के बाद में अपनी प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद दैट विल प्रोड्यूस सम आउटपुट एंड आफ्टर आउटपुट दैट एल्गोरिथम विल बी एंडेड, या फिर वो बंद हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं उसको, उसका जो टाइम है वो फिनिश हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, मतलब एक स्टार्ट टाइम, जब भी आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा एक सर्टेन टाइम के बाद में वो बंद होगा, उसका एंड होना जरूरी है, और एंड होने के पहले उसको आपको आउटपुट देना ही देना है। ठीक है, तो ये सब कुछ खास बातें होती हैं किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग समझते हैं कि स्यूडो कोड क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, टॉपिक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्यूडो कोड हम क्या किसे कहते हैं। तो जब भी क्या होता है हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एल्गोरिथम होती क्या है, एल्गोरिथम डेवलप कैसे करते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जब आप एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होते हैं तो एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए जो लाइन ऑफ कोड आप लिखते हो किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड। ठीक है, स्यूडो कोड क्या करता है, जर्नल ह्यूमंस को या हम आपको डेवलपर्स को, इंजीनियर्स को मदद करता है कि वो उसको आसान भाषा में समझ सके जो आपने एल्गोरिथम लिखे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स ही तो है। रूल्स को आप किस में लिखते हैं, स्यूडो कोड्स के अंदर में। ठीक है, तो जो भी हम, वो जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करनी है कि सी यूज करना है, जावा यूज करना है, PHP यूज करना, नहीं। किसी भी लैंग्वेज, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट जो लैंग्वेज है उसको हम यूज करके किसी भी जो है एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं, और जो हम उसके अंदर में कोड यूज करते हैं उस एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन भी यही कहते हैं, इट इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम in the form of annotations and informative text written in plain English। जो भी आप जो है स्टेप्स बनाते हैं अपनी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए, हम उसको क्या कहते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम एनोटेशंस कहते हैं। मतलब उसको रिप्रेजेंट आप कैसे कर रहे हो, एनोटेट कैसे आप कर रहे हो, इसीलिए उसको एनोटेशन बोला जाता है। और आप सिंपल प्लेन इंग्लिश यूज करते हैं, जैसा मैंने कहा, उसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ स्यूडो कोड, कि स्यूडो कोड के एडवांटेज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहला बेनिफिट है हमारा, इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच। इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच, कहने का मतलब क्या है कि बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ एल्गोरिथम डेवलपर, आपने क्या किया, आपने एक जो है एल्गोरिथम डेवलप की, उसके बाद आपने किसी को दे दिया, या फिर कल को, मतलब आज आपने डेवलप किया, आपसे 1 महीने बाद जो है आप उसी को खुद रीड करना चाह रहे हैं, या फिर किसी को आपने दे दिया, उसको जो है दूसरे पर्सन को उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है। तो क्या होगा, जब आप ऐसा लैंग्वेज यूज करोगे, आपका ऐसा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होगा जिसके अंदर में आपने लिखा होगा, तो चाहे आप उसको कल को रिवीजन करते हैं या किसी एक पर्सन को आप देते हैं उसको रिवीजन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, तो वो अच्छे से समझ सकता है उसको। ठीक है, तो वो रीडेबिलिटी जो है उसकी बहुत आसान होती है, स्यूडो कोड की रीडेबिलिटी। इस वजह से हम उसका एक बेनिफिट क्या कहते हैं, इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ एनी अप्रोच। मीन्स किसी को भी पढ़ने में वो सबसे ज़्यादा आसानी होती है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी, मतलब उसको पढ़ने में आसान बनाता है। ओके, सेकेंड एडवांटेज इज स्यूडो कोड। Second advantage of pseudo code is it is acts as a bridge between program and algorithm or flow chart। ये एक ब्रिज के तरीके काम करता है। ब्रिज मीन्स जैसा कि जनरल भाषा में हम लोग समझते हैं पुल के तरीके। तो ब्रिज बेसिकली क्या है कि आपका जो रियल टाइम सिस्टम लैंग्वेज है, सिस्टम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आपकी जो है जो आपने एल्गोरिथम डेवलप की है, ठीक है, उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। मीन्स बीइंग अ डेवलपर, जब आप जो है एल्गोरिथम को समझ के अपना सिस्टम प्रोग्राम बनाएंगे अपनी सिस्टम की लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा हो सकती है, PHP हो सकती है, पाइथन हो सकती है, HTML CSS XYZ कुछ भी हो सकता है वो। तो जब भी हम सिस्टम की लैंग्वेज के अंदर में रियल टाइम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम किसको देख के इम्प्लीमेंट करते हैं, हम स्यूडो कोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या करता है, स्यूडो कोड एक ब्रिज के तरीके काम करता है, आपको जो है हेल्प करता है किसमें,
आपकी एल्गोरिथम को सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स। ठीक है, कल हमने समझ भी लिया था कि फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। फ्लो चार्ट जो है किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और एल्गोरिथम जो है कोड वाइज रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट जो है इसका तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट बेनिफिट इज क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम। मींस जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है, जो आपने एल्गोरिथम डेवलप की है, किसी भी सिस्टम प्रोग्रामर के लिए वो जो है रीड करना बहुत आसान होता है और जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कि उसको लॉजिक समझना है, जो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, यह सब बहुत क्लियरिटी से वो स्यूडो कोड देख के समझ सकता है कोई भी प्रोग्रामर। इस वजह से ये क्या कहलाता है, इसका एक तीसरा बेनिफिट क्या है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी आप एल्गोरिथम का जो हमने स्यूडो कोड डेवलप किया, उस स्यूडो कोड को आसानी से कोई भी रीड करके सिस्टम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेनिफिट इज हेल्प्स इन लॉजिक बिल्डिंग। स्यूडो कोड क्या करती है, आपके लॉजिक बिल्डिंग में आसानी करती है। लॉजिक बिल्डिंग बेसिकली क्या है, जो आपकी एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना था, उस सॉफ्टवेयर के अंदर में 4 मॉड्यूल्स थे, उन चारों मॉड्यूल्स का अपना अलग अलग लॉजिक्स है। ठीक है, अपने अलग अलग जो है उनके लॉजिक होंगे, उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग होंगे। लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, वे ऑफ वर्किंग, कि एक फंक्शन का बिहेवियर कुछ और होगा, दूसरे फंक्शन किसी दूसरे तरीके से एक्ट करेगा। ऐसे ही जो है वो कितने भी फंक्शन हो सकते हैं उसके अंदर में। तो क्या होता है, जब भी आप जो है इस तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जो आप लॉजिक लिखते हैं अपने स्यूडो कोड के अंदर में, ठीक है, वो जो है काफ़ी मदद करता है किसको, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को स्यूडो कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना। एंड देन बीइंग अ प्रोग्रामर, कोई भी प्रोग्रामर जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको जो है स्यूडो कोड को रीड करके आसानी से सिस्टम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये हमारे पास रहे एडवांटेजेस ऑफ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या स्यूडो कोड होता है, ये हमने सीख लिया है। अब हम जो है इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसे आपके सिलेबस के अंदर में क्या है, लूप्स, स्यूडो कोड का जो है यूज़ है वो लूप्स के अंदर में। लूप का लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर में, आप बैक करके देखेंगे। ठीक है, आपको एक लेक्चर मिल जाएगा लूप्स का, जिसके अंदर में हमने लूप क्या होता है, टाइप्स ऑफ लूप कवर किया था विद एग्जांपल। आज हम लोग उसका एक जो है फटाफट जो है समझेंगे कि उसको क्या क्या कैसे यूज करते हैं यहाँ पे स्यूडो कोड के अंदर में विद एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले लूप्स इन स्यूडो कोड हम ये समझते हैं। लूप्स इन स्यूडो कोड, ठीक है, तो लूप्स इन स्यूडो कोड क्या है, व्हेन वी यूज द लूप्स इन स्यूडो कोड प्रोसेस इट इज नोन एज स्यूडो कोड। ठीक है, तो जब भी हम किसी लूप को स्यूडो कोड हमने समझ लिया कि क्या होता है, किसी भी जो है प्रोग्राम का, एल्गोरिथम का जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, जो इंफॉर्मेटिव इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो अब हम उसको लूप के थ्रू, लूप्स के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। लूप के अंदर में आप अपने स्विच केसेस के अंदर में, ब्लॉक्स के अंदर में, सब जगह यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे अभी कि लूप्स के अंदर में हम लोग जो है स्यूडो कोड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने अभी समझा कि एग्जांपल के तौर पे टाइप्स ऑफ लूप इन स्यूडो कोड, टाइप्स ऑफ लूप इन स्यूडो कोड, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके जितने जेनेरिक लूप्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, ये सारे लूप्स जो हम जर्नल यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर में, अपने लॉजिक बिल्डिंग में, सिमिलरली जो है आप जो है एल्गोरिथम्स के अंदर में या फिर स्यूडो कोड राइटिंग में भी लूप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल पे मैंने 2 लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपली वो जो आपने लूप्स पढ़े थे ओरिजिनली वही है, बस इसको जो है हम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कोड हम स्यूडो कोड के अंदर में इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स जो है हमें डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर ना इम्प्लीमेंट करके हमको स्यूडो कोड के अंदर में लूप्स का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं फॉर लूप एग्जाम्पल बी स्यूडो कोड। ठीक है, फॉर लूप का एग्जाम्पल जो हमने एक लिया हुआ है, तो हम सब समझते हैं। पहले फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 मीन्स आपका एक लूप चल रहा है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, ये एक जो है इसका
वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फॉर लूप का। फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 मीन्स फॉर आपका 1 से 5 तक चलेगा एंड आउटपुट इज आई, गुड आउटपुट इच नंबर 1 to 5, आउटपुट आई। उसके बाद हमने क्या किया, एंड फॉर मीन्स फॉर लूप को एंड कर दिया। तो एक छोटा सा सिंटैक्स है टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का यूज करके हम एक नंबर की सीरीज प्रिंट करा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग दिस नंबर एंड एंडिंग द फॉर लूप, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा है, इसे करके आप जो है बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो सिंटैक्टिकल नेम है उसको आपको यूज करना है, जो उसका एक जेनरिक नेम निकल के आता है उसको हमको यूज करना होता है। तो जैसे फॉर लूप हमें यूज करना था, फॉर लूप के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। ठीक है, तो फॉर हमने लिख दिया। उसके बाद फॉर लूप की कंडीशन क्या कहती थी, इनिशियलाइज करते थे, कंडीशन चेक करते थे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे बस आपने कंडीशन चेक किया, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, आपने डिक्लेयर किया आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to 5 तक चलेगा, और सीधा आउटपुट आपने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, बीइंग अ स्यूडो कोड जो है ये हमारा 1 से 5 तक चलेगा। लेकिन जब आप जो है नॉर्मल सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इंक्रीमेंट भी लिखना होता है। लेकिन आपको स्यूडो कोड में एक्चुअल प्रोग्रामिंग को नहीं रिप्रेजेंट करना है, बस आपको इतना दर्शाना है कि प्रोग्रामर समझ जाए कि इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो सिमिलरली जो है हम समझते हैं कि वाइल लूप विद एग्जाम्पल। अभी हमने फॉर लूप समझा, ये पहला था, हम दूसरा समझते हैं यहाँ पे वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे गेम्स का एक एरे बना लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फॉर लूप के अंदर भी वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं या वाइल लूप के अंदर भी फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी लूप के अंदर में आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, चाहे वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग हो, चाहे फिर वो आपकी स्यूडो कोड की प्रोग्रामिंग हो। ओके, तो हमने क्या किया हुआ है अभी यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू 0 to 2 मीन्स 0 से 2 तक आप हमने फॉर लूप चलाया हुआ है पहले स्टेप पे। ये इसको आप लाइन 1 बोल सकते हो, ये है लाइन 2, ये है लाइन 3, ये है लाइन 4, ये है लाइन 5। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ चीज़ें मेजरली ध्यान रखनी है। अगर आपका लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप को एंड करना जरूरी है। ठीक, जो चीज़ स्टार्ट होगी उसका एंड होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, पहली लाइन पे फॉर आई इक्वल टू 0 to 2 मीन्स 0 से 2 तक का एक फॉर लूप चलाया हुआ है। अगर जब तक फॉर लूप चल रहा है उसके अंदर हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगा दिया। ठीक है, वाइल लूप जो है ये एक नेम्स का मान लेते हैं, आपके पास एरे है, तो नेम्स के आई पोजीशन पे 0 to 2 मीन्स 0 1 2, 0 1 2। अगर आप इसको एरे को मानो 0 1 2, ठीक है, रियल टाइम में समझिएगा। तो वाइल क्या कंडीशन कह रही है, वाइल नेम ऑफ आई मीन्स आई की जो करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी अगर इक्वल टू बैटलफील्ड नहीं है तब तक वाइल लूप चलना चाहिए। तो अभी आई की वैल्यू पहली बार में अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, और वाइल में कंडीशन क्या लगी हुई, वाइल नेम ऑफ आई मीन्स इस एरे के अंदर में आई की पोजीशन की वैल्यू क्या है, 0 पे फॉर्च्यून इक्वल टू बैटलफील्ड नो मीन्स विल एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, आई को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। आई को इंक्रीमेंट करने के भी आई की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, वाई आई 1 पे क्या है वैल्यू, बैटलफील्ड नो, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अभी क्या करेगा, ये आगे चलेगा। फिर आई इज इक्वल टू 3 हो गई जब आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2 पे क्या होगा, आई के 2 पोजीशन पे एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है किसी भी एरे पे। ठीक है, तो 0 1 2 हम लोग जनरली काउंट करते हैं, ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4, हमेशा वैल्यू की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है किसी भी एरे की। तो एरे के 2th पोजीशन पे क्या है, बैटलफील्ड, नॉट इक्वल टू बैटलफील्ड नो, इट इज इक्वल टू बैटलफील्ड मीन्स आपका प्रोग्राम यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। आपको वाइल लूप एंड करना है, आपको एंड फॉर को एंड कर देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये रहा हमारा जो है फॉर लूप, और वाइल लूप को जो है हम स्यूडो कोड के अंदर में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी फॉर लूप के अंदर में भी वाइल लूप को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है आप देख सकते हैं। आप लोग जो है इससे रिलेटेड कई सारे और एग्जांपल्स जो है हिट एंड ट्राई कीजिए, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन बना के ट्राई कीजिए। आई थिंक इससे ज़्यादा कॉपी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको जो है बेसिक बता दिया है कि कैसे हम यूज़ करते हैं और इसको हम
कैसे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर में थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दिया होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में मीन्स सोर्स से स्टार्ट से एंड तक के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो डिफिनेशन भी क्या कहती है, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको एग्जांपल करके भी दिखाया था। अगर आपको याद होगा डिवाइड एंड कॉन्कर वाले लेक्चर्स के अंदर में हमने क्या किया था, आपको तीनों टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बताई थी, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और वर्स्ट एवरेज केस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे हम समझते हैं टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये बेसिकली तीन तरीके से हम लोग टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हम तीन टाइप से निकाल सकते हैं। एवरेज केस में क्या आएगी कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की, वर्स्ट केस में क्या हो सकती है और बेस्ट केस में क्या हो सकती है। तो ये तीन तरीके से हम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी जो है प्रोग्राम की, किसी भी एल्गोरिथम की निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे बिग ओ नोटेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन क्या होता है, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का या रिप्रेजेंट करने का एक जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का मतलब, बिग ओ नोटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टूल्स फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ एन एल्गोरिथम। कॉस्ट किस फॉर्म में निकलती है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में निकलती है। तो मेजरली अभी हम लोग जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है, हमारा जो है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो भी टाइम लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, बिग ओ नोटेशन से। किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का जो फार्मूला होता है, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, बिग ओ नोटेशन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन को बेसिकली हम क्यों बिग ओ नोटेशन बोलते हैं हम ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बिग ओ नोटेशन को बनाया किसने है। तो बिग ओ नोटेशन को बनाया था पाउल बैचमैन, इमुंड लैंडू एंड अदर्स। इनकी कुछ टीम थी, इन्होंने ये 2-3-4 लोगों ने मिलके एक इसको जो है डेवलप किया था बिग ओ नोटेशन को, कलेक्टिवली कॉल्ड एज बैचमैन। ठीक है, बिग ओ नोटेशन को हम जनरली क्या, अगर आपका कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है बैचमैन, इसका मतलब आपको वो क्या है, बिग ओ नोटेशन है। ठीक है, बैचमैन। ठीक है, बैचमैन लैंडू नोटेशन और एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, नाम पे आप लोगों को जो है आसानी होगी, पर एक बार भी समझना है। ठीक है, आपको बस एक बार रट लेना है इसको, क्योंकि नाम याद करना में कोई जो है प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, ये रटने से ही आएगा। ठीक है, तो बैचमैन कहीं कहीं जगह बिग ओ नोटेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म में हम बोलते हैं बैचमैन लैंडू नोटेशन या फिर एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अगर कहीं पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखा हुआ है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बिग ओ नोटेशन। या फिर बैचमैन लैंडू कहीं लिखा हुआ है तो अभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, बिग ओ नोटेशन। ये बिग ओ नोटेशन को जो है रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, क्यों, क्योंकि ये इन्होंने ही डेवलप किया था। ओके, अब हम एक एग्जांपल की से समझते हैं बिग ओ नोटेशन कैसे निकलती है। तो बेसिकली मान लेते हैं एक क्या कहते हैं, एल्गोरिथम है ए, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ओ ब्रैकेट एन की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ओ क्या है, ब्रैकेट क्या है, एन स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बिग ओ स्क्वायर्ड मीन्स ओ के अंदर में इस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, बिग ओ। हम इसको क्या बोलते हैं, बिग ओ। इसको हम बोलते हैं बिग ओ। ठीक है, तो मीन्स ओ, या फिर आप इसको जो है नॉट कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, जो जैसा भी आपको समझना, लेकिन जनरली ये ओ है। ओ के बाद में जो भी ब्रैकेट के अंदर में लिखा होता है, ये ओ
ओ के साथ में ये ब्रैकेट्स का होना मीन्स ये क्या दर्शाता है, ये बोलता है ऑर्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ओ मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्या, जो इसके अंदर वैल्यू होगी। अगर पूछा जाएगा किसी ऐसे आपको कुछ आउटपुट दे देंगे, बोलेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ये हम कहेंगे किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ, अगर मान लेते हैं n लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ n है। n क्या है हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो हम अभी बी ओ समझ चुके हैं कि बी ओ स्क्वायर्ड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर n जो है उसको हम क्या कहते हैं, द लेटर n हियर इज रिप्रेजेंट्स द इनपुट साइज। n को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। दिस इज कॉल्ड एज इनपुट। कि किसी भी एल्गोरिथम में हमने इनपुट क्या किया था, कोई n नंबर इनपुट किया था, 1 2 3 4 5 XYZ कितने भी हो सकते हैं, वो हमने मान लेते हैं n जो है सीरीज के इनपुट किए थे 1 to n। ओके, तो जो भी आपने इनपुट किया वो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ gn, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इनसाइड द ओ गिव्स एन आइडिया हाउ कॉम्प्लेक्स द एल्गोरिथम इज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। आप समझते हैं यहाँ पे n, ठीक है, तो मान लेते हैं आपने n इनपुट किया था, ठीक है। अभी इस केस में हम समझते हैं, उसके बाद दूसरे वाले पे एग्जाम्पल पे इसको हम मिटा के और अच्छे से आपको क्लियर करके समझाते हैं। हमने क्या किया है, मान लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, ऐसा लिखा हुआ है। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इनपुट साइज। मान लेते हैं n की वैल्यू आज की डेट में 5 है, n की वैल्यू है 5, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 5। ओके, सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं ये दूसरा एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है, अब n स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे हम क्या इसको समझ सकते हैं, ये फंक्शन बोल सकते हैं fn बोल सकते हैं, fn इज इक्वल टू n, ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू है इसको हम बेसिकली फंक्शन ही तो बोलते हैं, ब्रैकेट को क्या बोलते थे हम लोग, इस वाले ब्रैकेट को फंक्शन ही तो बोलते थे। तो फंक्शन को हम मान लेते हैं ये फंक्शन है, इसके अंदर में आउटपुट क्या आ रहा है, n आ रहा है। सिमिलरली इसका हम फंक्शन मान लेते हैं fn इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। इसका फंक्शन के अंदर की क्या वैल्यू है, n स्क्वायर, इनपुट क्या है n की वैल्यू है क्या 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, fn की वैल्यू क्या हो गई 25, ठीक। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 25 या फिर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कह सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी इसके अंदर में हम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। किसी भी अगर मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्सिटी है एक किसी एल्गोरिथम की n log n, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ n log n। ऑर्डर ऑफ n log n मीन्स ये बिग O नोटेशन का सिंबल है, और इसके अंदर में इसका जो एक्चुअल टाइम लगा है वो आएगा, और n इज द इनपुट, किसी पर्टिकुलर इनपुट पे क्या टाइम लगेगा वो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि बिग O नोटेशन क्या होती है, स्यूडो कोड क्या होते हैं, लूप्स के अंदर में स्यूडो कोड इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, स्यूडो कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये यहाँ से आपकी यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसको प्रॉपर रिवीजन कीजिए। जिस किसी को भी कोई डाउट होता है या तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमको जो है आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना जो है क्वेश्चन, या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम जो है मैं आपको जो है उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। साथ के साथ में इस पूरे लेक्चर्स का जो भी नोट्स है वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।